सवाल पूछना चाहूँगा। हमारे बाल विकास के कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं? 47। और जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में कितनी हैं समिति के मेंबर? 370। तो मुझे अच्छे से याद है, हालांकि मैं बहुत छोटा था, 1971 की वॉर हुई और मेरी मासी जी रहते थे चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में जो है मेरे पेरेंट्स गए हुए थे क्योंकि उनके बेटे का जन्म हुआ था और उसका नामकरण था। तो जब मैं अकेला था शिमला में और हम 3 भाई बहन हैं और जो अभी यहाँ निशा बैठी है ये मेरी मासी जी की बेटी है, अभी आपकी काउंसलर है। और इनकी जो बड़ी सिस्टर थी वो हमारे साथ शिमला में थी और हम माल पे जा रहे थे तो सायरन बजने लगे और एकदम अनाउंस हुआ कि वॉर हो गई है। फिर हम लोग घर आए, रोज कर्फ्यू लगता था। मेरे पेरेंट्स जो थे वो चंडीगढ़ में थे, हम वहाँ पे थे। फिर वो लौट आए और लौटने के बाद वो अपने साथ स्वामी की तस्वीर लेके आए और हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर भी था। मंदिर में बाकी देवी देवता की तस्वीर थी और एक तस्वीर साईं बाबा की और शिरडी बाबा की भी वहाँ पे स्थापित हुई। और उन्होंने भजन जैसे हम पहले भी करते थे, जो चंबा के ट्रेडिशनल भजन है वो हमारे घर में गाते थे। तो फिर हमने बाबा जी के भजन भी गाने शुरू किए। और फिर हमारी छुट्टियाँ होती, वहाँ पे मैं शिमला में पढ़ता था तो वहाँ पे विंटर में वेकेशन होती थी, तो हम लोग चंबा आ गए। और वेकेशन में फिर चंबा में भी निशा के घर में हम रहने गए और वहाँ पे भी भजन शुरू हो गया। तो उसके बाद वो मतलब हम टोटल, पहले मेरे पेरेंट्स बाद में आए और इनकी सिस्टर और हम 3 बच्चे पहले आ गए। इनकी शायद सिस्टर की मैरिज भी थी, तो हम वहाँ पे भजन खुद ही करते थे। मैं ढोलकी बजा देता था। एक मास्टर जी जो बुटालवा माता के मंदिर में पुजारी जी थे, वो बड़ी अच्छी ढोलकी बजाते थे। तो फिर वहाँ से 10 लोग टोटल, फिर पेरेंट्स आ गए तो 9 लोग थे हम टोटल। फिर धीरे धीरे और लोग भी जैसे उनके घर आते थे वो भी बैठ जाते थे, धीरे धीरे बढ़ा। फिर शिमला में भी भजन चलता रहा। उसके बाद जब स्वामी वहाँ पे आए, हम भी उनके दर्शन पहले दिल्ली में किए, आई थिंक 72 में आए थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर फिर वो शिमला में भी आए। तो शिमला में जैसे बाल विकास कब शुरू नहीं हुआ था और उन्होंने कहा कि भजन करेंगे, तो मेरे मदर भजन करते थे, मेरे मामी जी थे वो भी भजन गाते थे, 2-3 और लेडीज गाती थी। फिर जेंट्स में भजन गाने वाले नहीं कोई पता लग रहा था कि कौन गाएगा, तो मुझे बैठा दिया, छोटा सा इन बच्चों जितना था, रिज पे। और पूरा रिज भरा हुआ था और पूरे चारों तरफ मतलब इतने लोग आए थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते पूरा। और परमिशन वहाँ पे रिज पे कहते हैं परमिशन भी मिलती है, वो परमिशन भी मिली और भजन भी वहाँ पे हुआ। तो उसके बाद फिर हम पुट्टावर्ती भी जाने शुरू हो गए, तो विंटर्स में हम पुट्टावर्ती चले जाते थे। उसके बाद फिर 3 महीने वहीं रहते थे। उसके बाद जब कॉलेज में गए फिर एग्ज़ाम होता था, तो पहले तो हमारे एग्ज़ाम दिसंबर में ही हो जाते थे। उसके बाद फिर जब कॉलेज में गए तो गर्मियों में आके मार्च अप्रैल में भी एग्ज़ाम होते थे, तो बोलते थे लोग तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी, तो हम फिर भी बुक्स लेते थे, चले जाते थे और वहाँ पे पुट्टावर्ती में ही करते। फिर बाल विकास भी शुरू हुआ और बाल विकास में जैसे इन्होंने इतने अच्छे वो किए, तो जब बाबा जी आए शिमला में नेक्स्ट टाइम, तो उन्होंने बोला कि एक वो करना था, प्ले करना था। उसमें मुझे गुरु का रोल दे दिया और एक हमारे राजकुमार जैन होते थे, वो मेरे से 1 साल जूनियर थे, सेम स्कूल में हम सेंट एडवर्ड में पढ़ते थे, वो शिष्य थे। तो उसमें ये था कि वो शिष्य सवाल करता है और गुरुजी आंसर देते हैं। तो स्वामी सामने बैठे थे और
हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या उनको सब भगवान है और हम भगवान के सामने क्या बोले। तो उसमें था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो मुझे ये उनकी तरफ करके बोलने के लिए कहा गया कि वो सामने बैठे होंगे तो आपने फिर बोलना। तो वो दिन सारे मुझे याद आ गए और जो मैं बहुत आभारी हूँ चौना जी का, इन्होंने बोला कि आप आओ, क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो 1954 में चंबा छोड़ के गए थे, शिमला में जॉब करते थे। बाद में इनके बहुत बाद में शादी भी हुई, हम लोग तो बाद में पैदा हुए बहुत, तो इनको बाद में रिटायर हो गए। उसके बाद फिर हम लोग अपनी पढ़ाइयों में बिजी हो गए, मैं पीजीआई में था, मेरे को टाइम नहीं था। उसके बाद फिर अपने कार्य में बिजी हो गए। इनको रिटायरमेंट के बाद में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये भी फिर से बिजी हो गए, तो टाइम ही नहीं मिलता था। हम चंबा आते थे तो कभी इनके घर रहना, निशा के घर में, कभी किसी के मामा जी के घर में रहना, वहाँ पे चौंतड़े मोहल्ले में, तो अपने घर में कभी रहे नहीं। तो इनको ये था कि अपने घर में जाके मुझे रहना है। तो जैसे ही चौड़ा जी ने बोला कि मैंने चंबा जाना है, तो मैंने बोला चलो। ये बाबा जी का आ गया, 23 नवंबर बाबा जी का जन्मदिन है, तो ये उन्हीं का आदेश है कि जाना है चंबा। तो बच्चों को मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आपको ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा आज किया। और मुझे बाल विकास की ना 2-3 बातें बहुत अच्छी याद हैं अभी भी। एक तो ये कि स्टोरी बताई थी कि एक वो होता है, स्वामी होते हैं, वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे होते हैं, तो देखते हैं कि एक जो होता है ना स्कॉर्पियन, वो उसमें गिर जाता है पानी में, तो वो डूब रहा होता है। तो वो गुरुजी जो ऐसे हाथ डालते हैं, उसको निकाल लेते हैं। तो स्कॉर्पियन जो है तो उनको बाइट कर देता है और वो गिर जाता है फिर से पानी में, छूट जाता है उनके हाथ से। तो फिर से वो 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं। फिर वो एक उनका शिष्य बोलता है कि गुरुजी आप इतने ज्ञानी हो, तो आप ये, आपको पता है ये आपको बाइट करेगा, फिर आप उसको क्यों निकाल रहे हो पानी से? तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि देखो, उसका कर्म है काटना, मेरा कर्म है बचाना। तो वो अपना कर्म कर रहा है और मैं अपना कर्म कर रहा हूं। ये बात अगर आप अपने दिल में बसा लो। मैंने अभी ये जो सवाल पूछे थे ना, ये क्यों पूछे थे? मैंने इसलिए पूछे कि आपकी चंबा की पॉपुलेशन कितनी है? 54,000 शहर की नहीं, टोटल डिस्ट्रिक्ट लगभग 1 लाख। तो जो 1 लाख की पॉपुलेशन में अभी बाल विकास में 47 छात्र हैं। ये शिक्षा लेके आपने 1 लाख पॉपुलेशन को बदलना है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उन सबको सामना करना है। कल को आप अपने अपने काम में, कार्य में जाओगे। मैं चाहता था कि मैं बाल विकास में, बाद में मैं फिर चाहता था कि बाबा जी के कॉलेज खुल गया, मैं चाहता था वहाँ जाके पढ़ूँ। तो मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम वापस जाओ और डॉक्टर बनो and serve the humanity. Work is worship. तो उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी। मैं गया वापस, डॉक्टर बना। फिर मुझे था कि गांव में सर्व करना चाहिए, तो मैंने शिमला के पास में गांव में सर्व किया कुछ टाइम। वहाँ पे मैंने जो कुछ भी हो सकता था, जैसे वहाँ पे 4 बजे के बाद कोई बस नहीं आती थी, तो कोई भी इमरजेंसी आती थी वो उनको करना होता था। कई प्रोसीजर सर्जरी के भी करने शुरू किए जो नहीं कभी देखे थे, ना कभी सीखे थे। तो बुक पढ़ते थे, बुक में से बुक खरीदी मैंने, कई बुक्स खरीदी, उनको पढ़ के फिर प्रोसीजर करने शुरू किए।
लेकिन फिर मुझे कुछ टाइम के बाद लगा कि यहाँ पे मैं वो लक्ष्य नहीं पूरा कर सकता ह्यूमैनिटी को सर्व करने का, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, गिन के 10 दवाइयाँ भी नहीं होती थी और वही घुमा घुमा के देने थे लोग। पेशेंट लेके ना फिर बाहर गेट के बाहर जाकर फेंक देते थे ऐसे कि सेम दवाई दे दी, पेट उसके खांसी के लिए भी सेम दे दी है, पेट में दर्द वाले को भी सेम दे दिया। वो तो होती नहीं थी, कोई केमिस्ट का शॉप भी नहीं होता था वहाँ पे। अब वही घुमा के देते थे, एक एंटीबायोटिक होती थी, एक बी कॉम्प्लेक्स की गोलियाँ होती थी। फिर मैंने बोला ये मेरा लक्ष्य यहाँ पे नहीं पूरा हो। फिर मैं वहाँ से पीजीआई में मैंने पहले एमएस किया, आरसीएच किया, उसके बाद पीजीआई में मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी मिल गई। तो अच्छी जॉब थी, गर्मियों में 1 महीने की छुट्टियाँ होती थी, सर्दियों में 3 हफ्ते की छुट्टियाँ होती थी। तो मेरे को जब छुट्टी हुई तो 2-3 दिन तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने घर के बिल पे किए और कई काम कर दिए, सब्जी ले आया बाजार से, कई काम हुए। फिर तीसरे दिन मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर पीजीआई चला गया। तो उन्होंने बोला तेरी तो छुट्टी है तो क्यों आ गए यहाँ पे। मैंने कहा यार मैं करूँ क्या, मैंने तो यही काम सीखा है, डॉक्टरी सीखी है, तो मैं घर में बैठ के क्या करूँ। हम आर्टिकल लिखते थे, जर्नल्स में लिखते थे, रिसर्च वर्क करते थे, छपते थे। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेरा लक्ष्य नहीं है कुछ और है ना। वो स्वामी करवाते हैं, वो आपको आइडिया देते हैं कि आप कुछ करो। और फिर मैं वहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल खुला, और फोर्टिस हॉस्पिटल जो था वो पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल था। उस टाइम पे कोई प्राइवेट ऐसे बड़े हॉस्पिटल कॉर्पोरेट नहीं होते। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ यहाँ पे। तो उनका टाई अप था यूएस के साथ। वहाँ पे मास जनरल हॉस्पिटल था एक बॉस्टन में, और एक वुमेन्स ब्रिगेड हॉस्पिटल था, उनके साथ टाई अप था। तो वो लेटेस्ट सारी फैसिलिटी वहाँ लाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि आप पीजीआई में हो और आप आ जाओ। तो मैंने ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। तो सब ने मेरे को बोला कि तुमने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, गवर्नमेंट की नौकरी, पेंशनेबल जॉब छोड़ दिया और यहाँ चले गए, यहाँ तो होटल बन जाएगा। क्यों पहले शुरू में पीजीआई में बहुत उन्होंने पॉश बना दिया उसको, और 5 स्टार होटल हो। तो ऐसा लोग सोचते हैं हॉस्पिटल में ऐसे ही होता है, ना एसी होता है, ना बैठने की जगह होती है, स्मेल आ रही होती है इतनी। तो एकदम सडनली लगा कि ये क्या है। और पेशेंट थे नहीं वहाँ पे, तो सारे पेशेंट जो थे वो तो पीजीआई जाते थे। तो सबने बोला क्या तेरे को बुद्धि, तेरी मति भ्रष्ट हो गई, ये तुम छोड़ के क्यों आ गए हम पीजीआई की नौकरी, और ये तो बंद हो जाएगा, तो होटल बन जाएगा। फिर हमने बोला नहीं, स्वामी का हुक्म है, अगर बंद होना ही होगा तो फिर ठीक है, अगर उनका हुक्म वही पालन कर। फिर हमने लेकिन वहाँ पे किया, शुरू काम किया, और हार्ट का वो बहुत बड़ा हमने वहाँ पे काम एस्टेब्लिश किया। हमको हार्ड वर्क करना चाहिए और हमको पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो वहाँ से हमने शुरू करके फिर हमने देखा कि लोगों को अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए कि इतना अगर ट्रीटमेंट कराना है। लोग तो विदेश जाके ऑपरेशन कराते थे, जो फिल्म स्टार थे, जो हमारे चीफ मिनिस्टर जाके बाहर जाके करा के आ गए, लेकिन आम आदमी कहाँ कराएगा। फिर हमने गवर्नमेंट के साथ टाई अप्स किए कि इसमें जो है गवर्नमेंट के रेट पे हों ऑपरेशन, और कुछ सीएम फंड से भी सीएम सैंक्शन कर देते थे। वो पेशेंट को ऑपरेशन का खर्चा अपने सीएम फंड में से दे देते थे, वो फ्री में फिर ऑपरेशन हो जाता था उनका। तो उस तरह से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता रहा। और धीरे धीरे जो है और हॉस्पिटल आ गए, फिर मैक्स हॉस्पिटल आ गया, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल आ गए। तो फिर मेरे को मैक्स वालों ने कहा कि आप इधर आ जाओ, फिर हम उधर चले गए। बीच में मैं यूएस में भी 2 हॉस्पिटल में काम किया, मैरीलैंड में काम किया, मैंने सिएटल में काम किया। उसके बाद मैं जर्मनी में काम किया, वहाँ पे उनका यूरोप का सबसे बड़ा सेंटर था, वहाँ पे काम किया। सारी जगह काम करके मैंने देखा कि जो हमारा हार्ट का ट्रीटमेंट है वो कॉस्टली इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत कीमती सामान लगता है, बहुत कीमती दवाइयाँ लगती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कीमती चाहिए, और उसमें जो है हमारे को टीम बहुत बड़ी चाहिए। तो
फिर हमने सोचा कि जो हार्ट के ऑपरेशन बहुत दिन में बहुत 2-3 ऑपरेशन तो रोज ही होते थे, साल में 500-600 ऑपरेशन करते थे। लेकिन मैंने फिर सोचा कि WHO ने बोला था कि 2020 में इंडिया में सबसे ज़्यादा हार्ट के पेशेंट होंगे, और वो बात सच है। आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा हार्ट के पेशेंट हैं। तो क्या हम ऑपरेशन कार्य करके हार्ट की डिजीज खत्म कर सकते हैं? फिर मेरे दिमाग में विचार आने लगे कि हम कितने भी ऑपरेशन कर ले, मैंने 10,000 ऑपरेशन कर दिए हार्ट के, लेकिन हार्ट की डिजीज से हर साल 17 मिलियन लोगों की डेथ होती है पूरी दुनिया में। 17 मिलियन, जो 58 मिलियन डेथ होती है उसमें से 1/3 मतलब 3 में से 1 इंसान की डेथ हार्ट डिजीज से होती है। तो क्या हम ऑपरेशन कर करके सारे की जान बचा सकते हैं? इतने सारे लोग, 17 मिलियन लोगों की नहीं बचा सकते। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 80% जो बीमारियां हैं वो प्रिवेंटेबल है, और प्रिवेंशन बहुत इजी है, सबसे इजी है प्रिवेंशन। और वो सब जैसे जो बातें स्वामी ने बताई हैं कि अपनी लाइफ को सिंपल रखो, भगवान का भजन करो, बड़ों का आदर करो, और सोसाइटी में जाके कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करो। उससे क्या होता है? खुश रहो। अगर यहाँ पे जैसे भजन सुना, इतने सारे परफॉर्मेंस देखे, आपका पूरा दिमाग का स्ट्रेस खत्म हो जाता है, ठीक है। और जब आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है तो बीमारियां भी ना, डायबिटीज का रिस्क कम हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क कम हो जाता है, और हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है, कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। तो इतनी सारी जो बीमारियां बढ़ रही हैं। जब चंबा में पहले आते थे तो पैदल जाते थे, यहाँ से बोटालवा माता के टेम्पल है ना, वहाँ पैदल जाते थे। गलियों में कोई किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं होता था, पूरे शहर में 4-5 लोगों के पास कार होती थी। अब हर गली में मोटरसाइकिलें चली गई। ब्रेड लेने जाना मोटरसाइकिल है ना, माचिस लेने जाना मोटरसाइकिल। उससे क्या हो रहा है? हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, हम चलते नहीं है ना। अब मैं आज टॉक देने गया था ना, तो वहाँ पे गाड़ी थोड़ी दूर थी, तो मैंने कहा प्लीज़ थोड़ा चल लेते हैं, मैं चल के चले जाऊँगा। लेकिन कुछ लोगों की गाड़ियाँ सामने थी, तो बोलते कि नहीं यहीं से बैठ जाओ, हम वहाँ छोड़ देंगे। वो तो एक रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन चाहे उनको बुरा भी लगा हो, मैंने उनको कहा कि नहीं प्लीज़ मैं चल के जाऊँगा। तो ये क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें जो, जैसे पैदल चलना, डेली अगर हम 4 किलोमीटर की सैर करेंगे तो हमारा हार्ट का रिस्क जो है 80% कम हो जाता है, सिर्फ पैदल चलने से। रोज अगर चले 40 मिनट के लिए रोज चले, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है 40 मिनट, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ 30 मिनट रोज अगर चलेंगे तो हार्ट का रिस्क कम हो जाता है। डाइट में अगर हम सिंपल भोजन खाएंगे, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएंगे और फ्रूट्स खाएंगे, और जो आलू, घी, बटर ये कम खाएंगे, नमक ज़्यादा नहीं खाएंगे, चीनी कम खाएंगे, तो उससे हमारा रिस्क कम हो जाएगा। चंबा में इतनी हार्ट की प्रॉब्लम पहले नहीं होती। जब कोई भी चंबा से पेशेंट आता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि ये बीमारी प्रिवेंट हो सकती थी। तो मैं चंबा वालों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतना अच्छा कल्चर है, इतनी सिंपल लाइफ है, लेकिन यहाँ स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा डेली वॉक करो, अपनी डाइट में थोड़ा घी की मात्रा कम कर लो, सॉल्ट की मात्रा कम कर लो, बहुत सारी बीमारियां जो है वो नहीं होंगी। किडनी फेल मैंने सुना है कभी चंबा में किडनी फेल, लेकिन आजकल तो किडनी के इतने पेशेंट आ रहे हैं ना, किडनी फेल। कभी 20 साल पहले नहीं सुना था कि चंबा में किसी की किडनी फेल हो गई हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हमको सबको मिलके इस पे विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और सिर्फ ये है कि
सब कुछ सीखो, यहाँ पे भजन भी सीखो बाल विकास में, उसको जाके अपनी ज़िंदगी में लेके आओ। अभी हमने कुछ अचीव नहीं किया हुआ है, आपने बहुत आदर दिया मुझे चीफ गेस्ट कह के और मेरे को यहाँ पे इतना सम्मान दिया, लेकिन हमने क्या अचीव किया? हमने कुछ भी नहीं। अभी दुनिया में इतने सारे लोगों को हार्ट की डिजीज़ है, हर 1/3 को हार्ट डिजीज़ से ही डेथ होगी उसकी, और इतने सारे पेशेंट डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा इंडिया में है। तो हमारे कोई ऐसा हमने काम नहीं अचीव किया कि हम प्राउड फील करें, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। जितना मैं यहाँ पे बोलूँगा 500 लोग हैं, 500 तो कम ही होंगे, 200 होंगे शायद। 200 लोग अगर मेरी बात सुन के अगर घर जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, वो जाके आगे 200 लोग को बताएंगे, तो ये चीज़ जो है फैलती जाएगी। ठीक है, हम अपना कंट्रीब्यूशन हर एक इंसान को करना पड़ेगा। और जैसे भगवान ने बोला कि आप जाके डॉक्टरी करो, तो डॉक्टरी में हम ये कोशिश करते थे कि कैसे हम इलाज को सिंपल बनाएं। तो पहले जैसे बाईपास करते थे तो पंप पे डाल के हार्ट को स्टॉप करके बाईपास करते थे, यूएस में भी इंडिया में भी ऐसे करते थे। फिर नया टेक्निक आया जिसमें कि बिना पंप पे डाले हार्ट को स्टॉप किए बिना धड़कते दिल पे ही करते बाईपास, तो वो टेक्निक से करने लगे। लेकिन फिर अंग्रेज लोग उसको मास्टर नहीं कर पाए यूएस में, यूरोप में, तो उन्होंने वो वापस पंप पे करना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग ने जब जिस टाइम मैंने एमसीएच किया तब नया नया ये वहाँ पे शुरू हुआ था यूएस में, ये लेट 90s की बात है। तो हमने, मैं तब असिस्टेंट प्रोफेसर बना 99 के बाद, तो हमने ये टेक्निक इंडिया में भी शुरू किया। और करते करते फिर हम लोग का होता गया एक्सपीरियंस, तो हम लोग फिर 2004 के बाद सारे लोगों का बीटिंग हार्ट में ही करते थे बाईपास। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि पेशेंट की पोस्ट ऑप में ऑपरेशन के बाद रिकवरी जल्दी होती है और जो है खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि पंप का जो सामान लगता था वो 50-60 हज़ार का सामान एक्स्ट्रा लगता था हार्ट को मशीन पे डालने के लिए, और हार्ट की मशीन जो है वो कितने 60-70 लाख रुपए की आती है। तो अगर उसको बिना उसके किया जाए तो पेशेंट का खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। तो फिर वो टेक्निक धीरे धीरे इंडिया में पूरे पिकअप हो गई, और इंडिया आप आज की डेट में इंडिया नंबर 1 है बीटिंग हार्ट सर्जरी में। तो जैसे लोग सोचते हैं कि हमारे डॉक्टर जो है वो अच्छे नहीं हैं या हमारे डॉक्टर इतने कामयाब नहीं है, ऐसा नहीं है। बाहर दुनिया में, पूरे दुनिया में लोगों को इंडियन डॉक्टर्स को मानते हैं कि बहुत अच्छे हैं। और जैसे इंडियन डॉक्टर को अब रात में 10 बजे 12 बजे फ़ोन कर दो, रास्ते में दुकान में खड़े होके पूछ लो कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे हो गया, किसी की डिनर में गए हो वहाँ पे पूछ लो। वहाँ पे ऐसा नहीं है। यूएस में आपको, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में आपको 6-6 महीने की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अगर हार्ट स्पेशलिस्ट को मिलना है 6 महीने की कम से कम अपॉइंटमेंट वेट करना पड़ता है। पेशेंट का फ्रैक्चर होता है, उसको तेरी अभी अपॉइंटमेंट में इतने टाइम लगेगा, तब तक वो फ्रैक्चर लेके ही घूमता रहेगा क्या? तो वहाँ पे डॉक्टर को आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, रास्ते में खड़े होकर नहीं बात कर सकते। तो वहाँ पे टोटली डिफरेंट है मेडिकल प्रोफेशन। लेकिन हम बहुत लकी हैं कि हमने इंडिया में जन्म लिया। हमारे वो भी बहुत अच्छे हैं संस्कार, हमारे पुरखों ने जो हमारे को दिया है कल्चर, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन हम उस कल्चर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। कहते हैं हिमाचल में एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई। तो मुझे सुन के बड़ी हैरानी होती है कि हमारे हिमाचल में एडिक्शन कैसे ज़्यादा हो रही है। मतलब जहाँ इतने सिंपल लोग होते थे, जहाँ मतलब इतने खुश रहते थे लोग, तो यहाँ पे स्ट्रेस क्यों हो रहा है, यहाँ पे एडिक्शन क्यों हो रहा है? तो हमको इन चीज़ों पे भी विचार करना चाहिए। और हर बाल विकास के स्टूडेंट को ये मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हमको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको पूरी सोसाइटी को बदलना है। इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। मुझे नहीं पता कि साईं डिवोटी कितने हैं, लेकिन हमको सिर्फ इस चीज़ में खुश नहीं रहना चाहिए कि मैं 20 बार पुट्टापर्थी चला गया, इतनी बार मैंने भजन करा दिया, या मैं ये बन गया, या मैं वो बन गया। हमको ये इस बात का प्रयास करना चाहिए कि क्या हम, जो स्वामी ने बोला था कि one day my students and my बाल विकास students and my college students, they will spread across the globe and change the world। I don't know, शायद ऐसे ही कुछ बोला था। तो
वो दिन दूर नहीं है, लेकिन हम लोग को अपना प्रयास करना है। ठीक है, हम लोग जाते हैं, अब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वहाँ पे हर बंदा साई डिवोटी नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं साई डिवोटी है, बाकी डॉक्टर भी साई डिवोटी नहीं है। लेकिन हमको धीरे धीरे अपने कर्म से उनके साथ जैसा नहीं हो जाना। वो हमारे को चाहते हैं कि हम उनके जैसे बन जाए, लेकिन हमको नहीं बनना, हमको उनको अपने जैसा बनाना है, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है। मुझे पता है कितना मुश्किल टास्क है ये, अभी आपको नहीं पता लगेगा। हमको दुनिया को बदलना है, इसलिए हमको डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ेगी और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और स्वामी आपका साथ देते हैं। जब भी आप कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो भगवान आपका साथ देते हैं। तो ऐसे मत समझना कि उन्होंने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आपको उतनी ताकत भी देंगे कि आप उसको फॉलो कर सको और उसको इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग आए हैं भजन सुनने के लिए, और आप में पेशेंस भी है कि आपने मेरी पूरी बात सुन भी ली, तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं चाहूँगा कि बार बार भगवान मौका दे कि मैं आऊँ, और हम ये जो मिशन है, हमारा मिशन सिर्फ यही नहीं है कि भजन कर लिया और कल्चर प्रोग्राम कर लिए, नहीं। हमारा मिशन यहाँ से शुरू होके दुनिया को बदलने का है। तो हमको पूरी दुनिया को बदलना है। ठीक है, मेरे होम टाउन में मैं यहाँ रहा नहीं ज़्यादा, सिर्फ वेकेशन में ही आता था, या फिर अब आता हूँ तो या किसी टॉक के लिए आता हूँ, किसी कैंप के लिए आता हूँ। तो क्योंकि स्वामी ने बोला कि वर्क इज वर्शिप, तो भजन में जाने का बहुत मौका तो नहीं मिलता, लेकिन सुबह जितने भी बालविकास में मेरे को मंत्र सिखाए थे, मैं सुबह 5 मिनट लगते सारे मंत्र बोलता हूँ एक बार, फिर सारा दिन ही मुझे कोई टाइम नहीं मिलता भजन करने का या कुछ। लेकिन कभी कभी जब टाइम मिलता है हम जरूर भजन में चले जाते हैं। शाम को सोने से पहले शुक्रगुजार करते हैं भगवान का कि उन्होंने हमको मौका दिया कि हम कुछ कर सकें। ठीक है, तो अब सब लोग मेहनत करो। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो लोग बोलते थे कि यार ये तुम कैसे वो करोगे, तुम फेल हो जाओगे, तुम ऐसे किताबें लेके जो है पुटावर्ती चले जाते हो, तो वहाँ पढ़ने का क्या टाइम मिलेगा। वहाँ रोटी भी खुद बनाते थे, सब कुछ करते थे। फिर कभी वो स्वामी चले जाते वाइट फील्ड, तो हम वाइट फील्ड चले जाते थे। वो बोलते तुम लोग नहीं डॉक्टर बनोगे, तुम फेल हो जाओगे। मैंने बोला नहीं, अगर स्वामी ने बोला है तो जरूर बनेंगे। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत करो और जितना टाइम मिले वो इस चीज़ में, समिति के कार्य में, इसमें डिवोट करो। पर वहीं आपका टास्क खत्म नहीं हो जाता। आपका टास्क वहाँ से बाहर जाके जब आप सोसाइटी में वापस जाते हो फिर शुरू होता है। सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। हमारी इतनी बीमारियाँ हैं, इतने हमारे हर जो सिस्टम है उसमें बहुत सारा खराबियाँ आ चुकी हैं। तो कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई किसी अलग अलग प्रोफेशन में है, तो सब लोग को जाके अपने अपने प्रोफेशन में रिफॉर्म लाना है और बाकी लोगों को अपने उसमें लाना है, इन्फ्लुएंस में लाना है। अगर हमारी 1 लाख चंबा डिस्ट्रिक्ट की है तो मैं उस दिन सोचूंगा कि कुछ अचीवमेंट हुई जिस दिन 1 लाख लोग जो है वो इस मिशन में सब लोग शामिल हो जाएंगे, और वो दिन जरूर आएगा। और जिस दिन ये अगर हमारी जिंदगी में ये टाइम आए कि हम ये बोल सके कि इंडिया में सबसे कम हार्ट की डिजीज होती है, अगर वो दिन आ गया तो मैं सोचूंगा कि मेरा मिशन कामयाब हो गया। नहीं तो और लोग आएंगे, फिर आगे वो मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा मिशन हमारे को समझना है और जिंदगी में अपने टारगेट की तरफ फोकस करना है। ठीक है, थैंक यू।